वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स हैं, उसमें कुछ ज़्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत को आने वाला 60%, तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में विश्व में काफी अनिश्चितता का संकट की आशंका बढ़ी है और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, एक तो इसकी वजह मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो कुछ उछाल आई है विगत कुछ दिनों में, उसमें हम एक फ्रॉथ और एक बबल का एलिमेंट मानते हैं कि थोड़ी बहुत कुछ अननेचुरल उछाल आएगी। लेकिन आज के जो 1600 पॉइंट का गिरावट बता रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य कारण है कि ईरान ने कल 200 मिसाइल और ड्रोन अटैक से इजराइल के ऊपर हमला किया और वो अभी ये आशंका है कि इजराइल भी इसका बदला लेगा, कुछ भयानक आक्रमण करेगा। तो वैश्विक स्तर पे पूरी सब जगह अनिश्चितता का माहौल हुआ है। खास करके आप देख रहे हैं कि भारतीय स्टॉक मार्केट गिरे हैं और इसमें भी हमारा मानना है कि कुछ स्टॉक्स हैं जो इजरायली कनेक्शन जिसका है और ऑयल बेस्ड स्टॉक्स हैं, उसमें कुछ ज्यादा गिरावट आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। सर, क्रूड ऑयल की कीमतें भी काफी चढ़ी हैं इस ईरान और इजराइल की लड़ाई के बाद। उस पे क्या आउटलुक है? क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आई थी। अभी आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो कल परसों का जो स्तर था रफली करीबन $72 पर बैरल था। अभी जो अनिश्चितता का माहौल रहा है, इससे यह आशंका है कि ये बहुत तेजी से ऊपर बढ़ सकता है और $80 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा जा सकता है। इसकी 2-3 मुख्य वजह है। एक मुख्य वजह ये है कि 4% विश्व का जो तेल होता है वो ईरान तकरीबन 3 मिलियन बैरल तकरीबन 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है, जो विश्व तेल प्रोडक्शन का 3% है। लेकिन जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन खाड़ी है, उससे विश्व का तकरीबन 20% तेल उससे गुजरता है और भारत, हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसका 60% तेल ये पर्शियन गल्फ से, जिसको हम टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से विश्व व्यापार का 20% तेल गुजरता है। भारत को आने वाला 60% तेल, तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। इससे भारत में विश्व में काफी अनिश्चितता का संकट की आशंका बढ़ी है और सबको आने वाले दिनों में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। सर, जैसे कि इजराइल ने बोला है कि हम ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो उसने अटैक शुरू करा है, तो क्या लगता है कि ये समस्या और बढ़ने वाली है, इकोनॉमिक संकट और खासकर इंडिया के सामने भी बढ़ने वाले, क्योंकि एक तरफ तो क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगी और दूसरा जो है शेयर बाजार और आर्थिक मोर्चे पे जो है इसका असर देखने को मिलेगा। हाँ, आने वाले दिनों में हमारी मान्यता है कि ये संकट गहराएगा और इसके और विकराल परिणाम आ सकते। लेकिन सभी लोग अभी इस चीज में अनिश्चितता का माहौल है। इजराइल अटैक करेगा, दोबारा बदला लेगा, इसके बारे में तो कोई शक नहीं। लेकिन वो उस हमले का, उस अटैक का क्या स्वरूप होगा, किस समय होगा, कितनी विकरालता होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। इसमें जो सबसे देखने वाली बात है, 2 बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स हैं ईरान के, जो एक तो उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जहां पे न्यूक्लियर पावर का उत्पादन होता है, उसके न्यूक्लियर अस्त्र हैं, और दूसरा उसके जो ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बहुत अहम हिस्सा है। अगर इन दोनों पे कुछ अटैक हुआ तो इसके बहुत घातक परिणाम निकलेंगे। फिर ये लड़ाई कहां तक जाएगी कहना बहुत मुश्किल है। फिर ईरान उसका बदला लेगा। अगर छोटा मोटा अटैक, कहीं पे कुछ पुल उड़ा देते हैं
हैं, कुछ फैक्ट्री तबाह कर देते हैं, कुछ 2-4 हवाई जहाजों को मारते हैं, तो उसके इतने घातक परिणाम नहीं है। लेकिन अभी देखने की बात यह है कि उसके अगर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक होता है या ऑयल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ऊपर होता है, तो ये दो इसके बहुत घातक परिणाम। इसमें अभी आम सहमति नहीं बन पाई है कि ईरान के ऊपर अटैक होगा, इसका स्वरूप क्या होगा। लेकिन ये दोनों, अगर न्यूक्लियर प्लांट्स और ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर अटैक होता है तो निश्चित ही बहुत ही घातक परिणाम होंगे। ना ऐसा है, नेतन्याहू चाहता है एक बिग वार। क्यों? एक तरफ नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस है, अगर ये जंग कदम है तो इलेक्शन होगा और इनको मेजोरिटी मिलता नहीं है तो, और प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो करप्शन चार्जेस होगा, ठीक है ना। तो इसलिए नेतन्याहू चाहता है बहुत समय के लिए जंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा जंग होता तो ट्रम्प जीतेगा अमेरिकन इलेक्शन में, और नेतन्याहू वो चाहता है ट्रम्प जीतना। ट्रम्प जीतने के बाद नेतन्याहू इलेक्शन बुलाएंगे इजराइल में, कहेगा कि देखिए अभी ट्रम्प है और हमको जो कुछ हम करना चाहता है ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में, अमेरिका का सपोर्ट है। और उसके पहले नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिका भी उनके साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर पेंटागन है तो ईरान को बॉम्ब कर सकता है ना, और वो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो भी बॉम्ब करना चाहता है ना। और नेतन्याहू को कह सकता है ईरान ने बॉम्ब बनाता था, वो बॉम्ब हमारे लिए था, लेकिन हमने वो क्लियर किया, तो हम इजराइल का सेवियर हूं, वही प्लान है। सर वहीं दूसरी तरफ यूएन में सपोर्ट करेंगे रेजोल्यूशन को कश्मीर वाले मामले। या मेरे ख्याल से हम प्रोटेस्ट करने की बात नहीं है, वो कमिश्नर को, हाई कमिश्नर को बुलाना है, समन करना है, और उनका कहना है आप जरा पढ़िए 1948 रेजोल्यूशन पढ़िए, उसमें 3 पार्ट्स है। पहले पाकिस्तान उसका आर्म्ड आर्मी को विड्रॉ करना है, पाकिस्तान ने किया नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं। दूसरी बात है पाकिस्तान वो करने के बाद सेकंड पार्ट, इंडिया तो आर्मी को विड्रॉ करना है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ उधर हो सकता है, लेकिन आप क्यों पाकिस्तान को पूछा नहीं, क्यों पाकिस्तान ने इम्प्लेंट किया नहीं है। तो हमारे केस बहुत क्लीन है ना। और दूसरी बात है कि 1953 नेहरू और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा प्लेबिसिट हो जाएगा, और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर भी एग्री किया था, लेकिन उस समय जॉन फोस्टर डल्लेस पाकिस्तान विजिट किया और ट्रीटी बन गया। उसका मतलब है कि अमेरिकन आर्म्स पाकिस्तान के लिए जाता है। तो उस समय नेहरू ने कहा ठीक है, अगर आपका इच्छा है जंग से कश्मीर लेना है, हो सकता नहीं है, छोड़ दिए प्लेबिसिट। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली रेजोल्यूशन पास किया, एक्सेशन टू इंडिया इज फाइनल। तो जो कुछ करना है इंडिया ठीक से किया है। तो मलेशिया का कुछ हिस्ट्री समझाना है, लेकिन बहुत पोलाइट मैनर में करना है।